तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जो इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज 10 ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव बताऊंगा, 10 सब्जेक्टिव बताऊंगा और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों प्रश्न हैं। लघु उत्तरी भी और दीर्घ उत्तरी दोनों प्रश्न हैं। 10 प्रश्न चुन के लाए गए हैं पूरा किताब से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखना। मैं आशा करता हूं कि अगर आप आखिरी तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में बिल्कुल मिल रहा है, ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बीच बीच में बार बार बताऊँगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, बस आपको आखिरी तक बने रहना है। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखना है। देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। वस्तु किसी भी जीवित यानी जिंदा वस्तु में कार्बन 12 पाया जाता है, यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है कोई जीवित वस्तु में, ठीक है। तो और देखिए, और दूसरा बोला जा रहा है इसमें पाया जाता है। और मृत्यु अवस्था में मर जाने के बाद, मतलब मृत्यु अवस्था से और कार्बन 14 तो स्थिर रहता है, यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है ना, ये स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है नियंत्रण क्षय होने लगता है, यानी कि इसको स्थिर ये नहीं रहता है, यानी उक्त होने लगता है। और बोला जा रहा है कि कार्बन का अर्ध आयु काल क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 55, 68 प्लस 90 वर्ष होता है। और अर्थात इतने वर्षों में, ठीक है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में यानी कार्बन 14 की मात्रा आधी रहती, मतलब रह जाती है। और ठीक है, और बोला जा रहा है इसमें क्या, इस प्रकार वस्तुओं के काल में गणना की जाती है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही पुरानी हो जाती है। और इसी के कारण है कि इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यता को तिथि की निर्धारण किया जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, जो बोला जा रहा है कि जो कार्बन 14 जितना पुराना होगा, ठीक है, जितना कम रहेगा तो उतना चीज़ों को पुराना मतलब माना जाएगा। तो इसी का ही मेथड अप्लाई किया जाता है जो आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिला था। तो उसमें कोई जो डेट था कोई फिक्स नहीं था, लेकिन एक आइडिया लगाया गया था, तो इसी से लगाया गया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। चलिए, और 3 नंबर देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI जितना लगाऊं उतना कम है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जितना लगाऊं उतना कम है बस। देखिए 3 नंबर में बोला जा रहा है बोध रंगीतियाँ, ठीक है, रंगीतियाँ को क्यों बुलाई गई, चतुर्थ बोध संगीति का क्या महत्व है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है बोध, ठीक है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, उसके बाद मतलब बाद समय समय पर और बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध, अब देखिए चतुर्थ बौद्ध क्या होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ऐसे इसको कहते हैं। देखिए स्थानीय कुंडलवन, और कहाँ पर कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ पर, कश्मीर में। जैसे समय दूसरा हो गया प्रथम शताब्दी ईसा, ठीक है। और दूसरा शासक कहाँ हो जाएगा, कनिष्क, जैसा कि कुशांक वंश हो जाएगा, ये सब वंश है। और देखिए इसमें ये सब याद रखना है आपको। अध्यक्ष और वसुमित्र और संगीति के अध्यापक और अश्वघोष थे। और महत्व, इन संगीति का आयोजन इन आशय से किया गया था कि ठीक है, बौद्धों के और मतभेदों को दूर किया जा सके। इस संगीति में और ठीक है, महासंधियों का बोलबाला रहा। और त्रिपिटक पर और प्रमाणित भाष्य विभाषा, ठीक है, विभाषा शास्त्र की रचना इसी संगीति में हुई है और विभाजित हो गई, ठीक है। तो ये था कुछ इसमें डिटेल्स जो आपको याद रखना ही है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था बस। चलिए 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए वर्णन करते हैं। देखिए मुगल कालीन के केंद्रीय प्रशासन का मुख्य कारण विशेषताएं निम्नलिखित है। देखते हैं निम्नलिखित किस प्रकार है। देखिए 1 नंबर में हो जाएगा वकील, इसे वजीर भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय सरकार के
समस्त मतलब विभागों का अध्यक्ष था। अकबर ने किसको, बैरम खान को, यानी बैरम खान को पश्चात इस पद पर अनंत दिया गया था, ठीक है, वकीली पर, जिसे वजीर भी कहते हैं। चलिए 2 नंबर में हो जाएगा क्या, दीवान या, ठीक है, दीवान या वित्त मंत्री, आर्थिक विषयों में यह बादशाह का और प्रतिनिधित्व मतलब निधित्व था। चलिए, और 3 नंबर में हो जाएगा मीर बख्शी, यह सेना संबंधित सभी कार्य देखता था। मतलब जो ये मीर जो बख्शी था, ये सभी कार्य देखता था कि सेना मतलब जो यह सेना जो कार्य करते हैं सभी देखता था। यह सेना और मनसबदार एवं घोड़े संबंधित व्यवस्था को देखता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसको देखते कौन, मीर बख्शी। चलिए 4 नंबर में हो जाएगा क्या, प्रधान काजी। क्या नाम था, प्रधान काजी। यह प्राप्त जिला में एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था और इसका क्या था, फौजदारी था। चलिए 5 नंबर में हो जाएगा क्या, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन क्या होता है, तो सूबेदार प्रांत अथवा सूबे का प्रमुख होता है दीवान। सूबे में वित्त व्यवस्था देखता है कि ठीक है, कोतवाल से आंतरिक सुरक्षा देखता है। तो ये था कुछ इसमें डिटेल्स। चलिए, और 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, 4 नंबर होगा कि 6 नंबर होगा, जिला शासन। प्रत्येक प्रांत जिलों में विभक्त था और फौजदार का जिले में प्रमुख अधिकारी था। तो चलिए, ये था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न और कई बार पूछे गए प्रश्न है। और ये सब अगर बोर्ड एग्जाम में ये सब अगर प्रश्न नहीं देखेंगे तो कौन सा प्रश्न देखेंगे। चलिए, अगर आपको भी इसमें ये सब भी याद नहीं होगा तो फिर बेकार है भैया। चलिए 5 नंबर देखते हैं आप। ये 5 नंबर में बोला जा रहा है कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए, अलबरूनी का जन्म आधुनिक मतलब उज्बेकिस्तान में, और क्या बोला जा रहा है, ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर हुआ था। 4 दिसंबर, क्या बोला, 4 दिसंबर 973 में, ठीक है। चलिए, ईस्वी में हुआ था। और आगे बोला जा रहा है क्या हुआ था, और मतलब ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अलबरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान ने रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञान था, मतलब ये ज्ञान था, जिसमें और सीरियानी, ठीक है, सीरियाई और फारसी और क्या बोलते हैं हिब्रू तथा और संस्कृत आदि भी थी। और क्या बोला जा रहा है, महमूद गजनवी। कौन, महमूद गजनवी के महमूद गजनवी के साथ भारत पर आक्रमण के समय ही अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तक लिखी है। कौन भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे किताब उरेला हिंद जो थे, उरहेल हिंद सबसे पॉपुलर था। अथवा तहकीक हिंद एक बेजोर ग्रंथ था, यानी ये बेजोर था। और 70 वर्ष की आयु में सितंबर कब 1048 में लगभग उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। 1048 में उसकी मृत्यु होगी थी, किसकी, अलबरूनी की। तो ये था कुछ डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना ही है आपको। मैं जितना बताऊँ उतना कम है, याद रखना है इसको। चलिए, और चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। तो अगर मैं ये सब बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या फिर आप पूछे गए प्रश्न सब जो है लोगों से मॉडल पेपर देखेंगे तो यही सब प्रश्न होगा, बाकी और कहीं से नहीं होगा, यही सब प्रश्न होगा जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। तो देखना है इसमें, देखिए, भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम जाना जाता, नाम से ही को जाना जाता है। ये 1192 ईस्वी में भारत आया था। कब, 1192 ईस्वी में भारत आया था। और चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का परिचय है। तो देखिए 1 नंबर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन, मतलब कि शेख मोइनुद्दीन और बख्तियार, काफ़ी था। और यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, मतलब कि उसका स्टूडेंट थे। और इल्तुतमिश के समय, ठीक है, इल्तुतमिश के समय भारत आए थे।
और इनका जन्म 1235 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगना के मतलब गौर नामक स्थान पर हुआ था। फरगना में तो हुआ था लेकिन गौर नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार और भाग्य बंधु नाम से और मुइनुद्दीन का दिया गया हुआ है, ठीक है, मतलब दिया हुआ था। जो ये भाग्य बंधु है, ये नाम जो है मुइनुद्दीन का दिया हुआ था। इसका कहने का मतलब यही है। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या? फरीद है, ठीक है, फरीदगंज एक संसद, ठीक है, शंकर। इनका जन्म मुल्तान जिले के और कटवारा शहर में कब 1175 ईस्वी में हुआ था और बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध था। और 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलबन की पुत्री थी जिनका नाम था और हुजैरा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, आपको 100% आते हैं और मैं बताया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन टॉप सब क्वेश्चन है, आप इसको गलती से भी मिस मत करना। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि शेख मुइनुद्दीन औलिया, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद दिन था, ठीक है। तो अहमद बिन था, इसका नाम पूरा नाम क्या था? मैं सॉरी मिस्टेक बता दिया। इनका नाम था, वास्तविक नाम जो था मोहम्मद बिन अहमद था, ठीक है। तो चलिए, और अहमद बिन था। और बोला जा रहा है कि दुनियल अल और बुखारी था। और इनका जन्म बदायूं में कब हुआ था? 1236 में, डेट याद रखना है, 1236 ईस्वी में हुआ था। तथा इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1325 में हुई थी। ये सब इसको याद रखना है। चलिए, ये था इसमें कुछ डिटेल्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन पढ़ना तो पहले पड़ेगा ही, थोड़ा सा समझना। मैं अगर समझाने में लग जाऊँ तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कोई फ़ायदा है नहीं। एक ही बार में आप समझ जाएंगे तो बेहतर है। आजकल छोटे बच्चे तो है नहीं कि समझाना पड़ेगा उतना से, समझ जाते हैं, आप लोग समझदार हैं लगता है। नहीं समझेंगे तो मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रैयतवाड़ी भू राज्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। क्या करना है? प्रकाश डालिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 5 नंबर वाला नहीं है, इसको 2 नंबर वाला, यानी 5 नंबर वाला भी होता था लेकिन इसको 2 नंबर में है ही है फिलहाल में। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था की विशेषताएं, यह व्यवस्था कि बम्बई, ठीक है, बम्बई असम तथा बम्बई लिखा है, मुंबई हुआ, ठीक है। तो मुंबई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गई थी अंतर्गत। और उपनिवेशिक भारत में भूमि का कितना 51 भाग था, 91% भाग था। और भू राज्य की यह व्यवस्था मद्रास और प्रेसिडेंसी और मुंबई के कुछ भागों में लागू किया गया था। यह व्यवस्था सीधे किसानों के साथ की गई थी। चलिए, बस थोड़ा सा था रैयतवाड़ी भूभाग में। भू मतलब क्या होता है? भूमि, राज्य मतलब जो जानबे करते हैं, आप समझ सकते हैं, राज्य मतलब राज्य, और क्या। चलिए 8 नंबर भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, जानते हैं आप लोग। और 8 नंबर में बोला, चलिए 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 जो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसको रट लेना दिमाग में, कैसे भी हो, बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है 1857 के मेरठ, कहाँ? 1857 में मेरठ और छावनी, ठीक है, छावनी में और सैनिकों को प्रयोग करने के लिए और कारतूस की गई थी, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। और मतलब एक अफवाह थी कि गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि जो दांतों से जो फेंकते थे, तो इसमें एक अफवाह हो गया था कि ये जो चर्बी इसमें यूज होता है और ये चर्बी सूअर या गाय का हो सकते हैं। तो मुसलमान लोग सूअर का तो चर्बी तो नहीं खाएंगे, मतलब छुएंगे भी नहीं, तो वो तो ऐसे ही मना कर दिया। और हिंदू लोग भाई, हिंदू सब वो भी गाय का भी चर्बी रहेंगे तो उसका भी यूज़ नहीं करेंगे। तो कुल मिला कर इसका ये कारतूस था, बस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हुई थी। और अपना धर्म भ्रष्ट, ठीक है, मतलब भ्रष्ट होने के लिए भंग या हिंदू या
एवं मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग इनकार कर दिया और एवं विद्रोह पर मतलब उतारू हो गया। चलिए, तो बस यही था, कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा। इम्पोर्टेंट बहुत है, कुछ रह या नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है बस। चलिए, 9 नंबर में बोला जा रहा है क्या, गांधी जी ने 1917 में चंपारण क्यों आए और उन्होंने क्या किया। देखिए, चंपारण इसमें बोला जा रहा है चंपारण का मामला गांधी जी के सामने 19वीं सदी के प्रारंभ मतलब शुरू में गोरे बागान गोरे बागान मालिकों ने, गोरे मतलब जो अंग्रेजी को कहते हैं उसको बोलते हैं, बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया गया कि जिसके अनुसार किसान को अपनी जमीन के मतलब ज़मीन के 3/20 हिस्सा में नील यानी कि नील की खेती करना पड़ेगा, अनिवार्य यानी कि ज़रूरी है, लगाना ही पड़ेगा आपको नील की खेती। इसे 3 कठिया भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, 3 कठिया भी कहा जाता है। और पद्धति की कहा जाता था कि 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। किसान इस अनुबंधिया से मतलब इसे बंधा हुआ जो था तो मुक्ति होना चाहता है, यानी कि बंधन में जो बंधा हुआ था इससे मुक्ति होना चाहता था। और 1917 में चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर गांधी जी का चंपारण पहुंचे और गांधी जी के कौन पहुंचे थे, पहले ये ध्यान रखना, कौन पहुंचे थे, किसके अनुरोध पर, तो राजकुमार। ऑप्शन आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चंपारण पहुंचे और गांधी जी के प्रयासों से सरकार मतलब सरकारों को, ठीक है, सरकार के चंपारण के किसान मतलब चंपारण के सरकार के किसान की जांच हेतु और आयोग नियुक्त किया गया कि अंत में गांधी जी की विजय हुई, यानी कि उसकी जीत होगी, किसकी, गांधी जी के जो काम से गए थे तो उसका जी हो गया। ये डेट याद रखना, 1917 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो बात ही छोड़ दो, इसमें ये भी मेन टॉपिक है। चलिए, 10 नंबर में बोला जा रहा है कि संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए, ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, इसमें देख लेते हैं। इसमें संघ सूची में विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है, जैसे प्रतिरक्षा और विदेशी नीति, डाक तारवर और टेलीफोन, रेल, मुद्रा और बीमा व विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में वर्तमान में कुल 101 विषय हैं, कितना, 101 विषय हैं। और राज्य की सूची और प्रादेशिक महत्व के विषय में सम्मिलित किए गए हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं कृषि, पुलिस और जेल, चिकित्सा, राजस्व और चलिए, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए, हाँ, तो क्या कहाँ पे देख रहे थे, हाँ, विषय में कृषि, पुलिस और जेल, चिकित्सा, मतलब स्वास्थ्य, सिंचाई एवं और मालगुजारी इत्यादि। इन विषय में संख्या कितना, 66 थी, कितना, 66, यानी 66 था, ठीक है। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का और वीडियो लाएंगे तो मैं और वीडियो लाऊंगा। हिस्ट्री का जो भी बनता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं लाने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। और भी कोई विषय का चाहिए तो वो भी बोलेंगे, मैं उनका भी लाऊंगा। लेकिन ये जो मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है, हर हाल में क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ठीक है। चलिए, और भी वीडियो आएंगे तो बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।